तृतीय विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गाजा से यूक्रेन तक बिछी जंगी बिसात अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ रहा है, तो रूस अब गाजा युद्ध का फायदा उठाकर यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन पूरा करने में जुट गया है। आज यमन, सीरिया, लेबनान, गाजा, यूक्रेन के जंगी मोर्चों से जुड़ी सभी बड़ी खबरें अगले 1 घंटे में आपके सामने होगी। तो 6 तस्वीरों से जरा समझिए कि आखिर विश्व युद्ध के साथ साथ एटमी खतरे की आशंका क्यों बढ़ती नजर आ रही है। लाल सागर में अमेरिका वर्सेस हूती साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कार्गो शिप अगवा किए गए थे उन्हें अमेरिकी नेवी अपने कब्जे में ले रही है। दमिश्क में इजराइल वर्सेस सीरिया सीधे तौर पर नजर आ रहा है। गाजा में 24 घंटे बाद सर्वनाश की आशंका है। गोलान हाइट्स में ईरानी चुनौती बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में एटमी तबाही का खतरा तो है ही, रूस का मिलिट्री ऑपरेशन भी तेज होता नजर आ रहा है और ये 6 बड़ी खबरें कई बड़ी आशंकाओं को जन्म दे रही हैं। बिल्कुल समीर, और देखिए पहली बड़ी खबर इसी से जुड़ी क्या है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन को अमेरिका का नया ऑफर, अब्राम्स के बदले लेपर्ड टैंक का ऑफर दिया गया। 7 अब्राम्स के बदले 28 लेपर्ड टैंक का वादा। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के ऑफर को नहीं माना। और गाजा युद्ध के बीच यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। रूस का यूक्रेनी इलाकों पर भीषण अटैक हुआ है। रूसी नेवी ने वोलोदर में किया है जोरदार हमला। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। कोपियांस में रशियन आर्टिलरी ने विध्वंसक हमला अंजाम दिया। रूसी तोपों ने यहां भीषण तबाही मचाई। फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन जंग में एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। रूसी मरीन कॉर्प्स की बाल्टिक और पैसिफिक फ्लीट के 9 सैनिकों ने यूक्रेनी इलाकों पर जबरदस्त हमलों को अंजाम दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले के वीडियो जारी किए। रूसी नेवी के बाल्टिक और प्रशांत बेड़े ने ओहिल्दर के पास यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। रूस के इस भीषण अटैक में यूक्रेन को भी भारी नुकसान की खबर है। रूसी नेवी के मुताबिक हमले के बाद कुछ यूक्रेनी सैनिक पीछे हट गए और आत्मसमर्पण किया। इससे पहले कुपियांस्क की ओर से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस के तहत रशियन आर्टिलरी ने भीषण अटैक को अंजाम दिया। पूरा इलाका दहल गया। रूस की ओर से यह हमला वेस्ट ग्रुप की होवित्जर डिवीजन ने यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स पर अंजाम दिया और पूरे इलाके को दहला दिया। इधर रूस के पैसिफिक फ्लीट का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ। 30 इलाकों में किया गया बड़ा हमला। हमले मारे गए कई यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस की पैसिफिक फ्लीट के मरीन कॉर्प्स कई मोर्चों पर यूक्रेनी सैनिकों को धूल चटा चुके हैं। रूसी मरीन कॉर्प्स को तटीय इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेदारी मिली। ओडेसा, हेरसन, ज़ेपोरिज़िया और डोनेट्स्क के जंगी मोर्चों पर रूसी मरीन कॉर्प्स ने बीते 24 घंटे में कई सफल सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। डोनेट्स्क के वॉर फ्रंट पर रूस के मरीन कमांडोज ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन को फेल कर दिया। हेवी मशीन गन से लैस मरीन कमांडोज ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी पर अचानक गोलियों की भीषण बौछार की। बारूदी बौछार का यूक्रेनी सैनिक सामना नहीं कर पाए। भीषण युद्ध में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। मजबूरी में यूक्रेनी सैनिकों को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। इस मोर्चे पर रूसी मरीन कॉर्प्स के सैनिकों की फतह। अब रूसी मरीन कॉर्प्स को यूक्रेन की नई चौकियों को फतेह करने की जिम्मेदारी मिली है। अभियान के लिए रूसी मरीन कॉर्प्स के दस्तों को विशेष तौर पर जंगी ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया, ताकि यूक्रेन युद्ध में रूस का मिशन जल्द से जल्द पूरा हो सके। और यूक्रेन का हाइमार्स से रूसी ठिकानों पर बड़ा प्रहार हुआ है। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी। हमले में सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर अकात्सिया तबाह कर दिया गया। हमले में आग के गोले में तब्दील हो गया पूरा टैंक। यूक्रेन के हमले में रूस के कई ठिकाने नष्ट।
जंग में यूक्रेन की ओर से रूस पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। वॉर जोन में रूस पर यूक्रेनी हमलों की ताज़ा तस्वीरें सामने आई। जंग में रूस ने जिस हथियार से सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो हाइमर्स रॉकेट सिस्टम, जिसके भीषण हमले को देखा जा सकता है। हाइमर्स के फायर होते ही पूरा आसमान चकाचौंध हो जाता है और रूसी ठिकानों पर तबाही बनकर गिरता है। अटैक में यूक्रेन ने रूस से 152 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेट्जर को तबाह कर दिया। हमले में टैंक आग के गोले में तब्दील हो गया। यह हमला यूक्रेन की ओर से किया गया। हमले में कई रूसी ठिकाने तबाह हो गए। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमर्स से यूक्रेन ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। अमेरिका से मिले हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन की सेना लगातार रूसी इलाकों में हमले को अंजाम दे रही है। करीब 50 मील की दूरी तक टारगेट को तबाह करने वाला ये रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सेना की रूस से निपटाने में काफी मदद कर रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, डोनेत्स्क में रूस का विध्वंसक हमला हुआ। मिसाइल हमले में दहला यूक्रेन का तुला शहर। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। वॉर जोन में यूक्रेन का काउंटर अटैक, बैटलफील्ड में रूसी टैंक उड़ाया। पिछले करीब 21 महीने से यूक्रेन पर रूस का बारूदी प्रहार जारी है। रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और यूक्रेन के कमांड पोस्ट को नेस्तनाबूद कर रही है। रूसी सेना ने डोनेत्स्क के बवोन्वा इलाके में हमला किया। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य डिपो को टारगेट करते हुए बैक टू बैक हमले किए। हमले में यूक्रेनी डिपो तबाह हो गया। रूसी सेना ने डोनेत्स्क इलाके में वॉर जोन में आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया। टोही ड्रोन से सैनिकों का लोकेशन ट्रेस करने के बाद उन पर ड्रोन से शेलिंग की गई। रूसी हमले में दोनों यूक्रेनी जवान घायल हो गए। यूक्रेन का रूस पर भी काउंटर अटैक जारी है। वॉर जोन में आगे बढ़ रहे रूसी टैंकों पर यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड ने पीछे से हमला किया। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी टैंक में आग लग गई। यूक्रेन के हमले के बाद टैंक में मौजूद सैनिक जान बचाकर भागते दिखे। यूक्रेन की सेना रूसी शहरों को भी निशाना बना रही है। यूक्रेन ने तुला शहर पर हमला किया। दावा है कि यूक्रेन ने तुला के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेनी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। तो आप देख रहे हैं कैसे रूस यूक्रेन जंग में अभी भी शोले भड़कते जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर किया है, इस बीच जवाबी हमला ड्रोन से किया गया है। ये बड़ा हमला, रूसी एयर डिफेंस ने 5 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का किया है दावा। यूक्रेन की तरफ से रूस पर यह हमला राजधानी मॉस्को पर किया गया। आधी रात पर किए गए इस हमले में कई इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि रूस की तरफ से कहा गया कि इस हमले में मॉस्को को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि कुछ मकानों को जरूर नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी हमले के दौरान पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के सेंसर अलार्म बजने लगे। मॉस्को के साथ साथ तुला और ब्रांस्क को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। दरअसल रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद यूक्रेन लगातार पलटवार की कोशिश में है। मॉस्को पर ड्रोन हमले को अंजाम देना एक्सपर्ट की नजर में एक बड़ी घटना है। अगर यूक्रेन इस हमले में कामयाब हो जाता है तो फिर हो सकता है कि यूक्रेनी फोर्स की तरफ से हमले और भी तेज किए जा सकते हैं। इसके पहले यूक्रेन ने क्रीमिया में भी कई ड्रोन हमले को अंजाम दिया था, लेकिन रूसी फोर्स ने यूक्रेन के कई ड्रोन हमले को नाकाम करते हुए इसे मार गिराया था। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार हुआ। क्रीमिया पर सबसे बड़े ड्रोन हमले का दावा। एक साथ कई ड्रोन यूक्रेन ने दागे हैं। रूस ने किया हमला नाकाम करने का दावा। और आइए आपको बताते हैं कि क्रीमिया ब्रिज किन हालात में बना और इसकी रूस के लिए अहमियत क्या कुछ है। आखिर क्यों यूक्रेन बार बार इसी क्रीमिया ब्रिज को बना रहा है निशाना, यह समझिए क्यों टारगेट पर है क्रीमिया ब्रिज। जंग में रूस की हथियार सप्लाई का यह मुख्य रास्ता है, यह सबसे बड़ी बात। दूसरी अहम बात जो है वो ये कि रूसी हथियारों की सप्लाई को रोकना भी एक बड़ा मकसद है। इसके अलावा खेरसन, ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा करने में अहम रोल इसका है। सेवेस्तोपोल जो कि क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर है, वहां रूसी ब्लैक सी फ्लीट का बेस है। काला सागर और अजोव सागर को भी यह जोड़ता है। 19 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगा है। 2014 में क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया। इस पुल से सड़क और रेल दोनों की सुविधा है। यही वजह है कि यूक्रेन का प्राइम टारगेट माना जाता है क्रीमिया ब्रिज को। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ी हाइमार्स से
रूस पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। भीषण अटैक में रूस के कई सैनिक मारे। MLS से रूस को रोकने के लिए यह हमला किया गया। गाजा युद्ध का फायदा उठाकर रूसी फौज अब जल्द से जल्द यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन पूरा करना चाहती है। इसी मिशन को लेकर रूसी फौज के हमले एक बार फिर तेज होने लगे हैं। इसी बीच खेरसोन के मोर्चे पर आगे बढ़ती रूसी फौज को यूक्रेन के MLS ग्रुप ने रोकने की कोशिश की। रूसी फौज की फ्रंट लाइन पर बैक टू बैक रॉकेट दागे गए। यूक्रेन की बारूदी बौछार ने रूस की रक्षा पंक्ति को भी भेद दिया। इस भीषण अटैक में रूस के कई सैनिक मारे गए तो खेरसोन के दूसरे मोर्चे पर रूसी फौज के तोपखाने को अमेरिका से मिले हाइमार्स मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हाइमार्स मिसाइल ने 100% एक्यूरेसी दिखाते हुए रूस की 152 mm होवित्जर को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा खेरसोन के किले को बचाने के लिए यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट भी जवाबी हमलों को अंजाम देने में जुटी है। रूस की सैन्य पोजीशन को यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट ने रूसी सैनिकों की लोकेशन ट्रेस करने के बाद डायरेक्ट हिट किया। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में रूसी सैनिक को मौके पर ही ढेर कर दिया। और इस बीच नजर आया है रूस की ब्लैक सी फ्लीट का बड़ा एक्शन। Su-30SM और Su-24M से इन हमलों को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी ड्रोन और बोट्स को बनाया गया ताजा हमले में निशाना। आइए अब देखते हैं कि रूस के फाइटर जेट्स कैसे यूक्रेन के ड्रोन्स और बोट्स को खास तौर पर तबाह कर रहे हैं और इसके पीछे क्या युद्ध नीति है। क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा ब्लैक सी फ्लीट ने संभाला पूरा मोर्चा। यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर रहे हैं रूसी लड़ाकू विमान। ब्लैक सी में Su-30SM और Su-24M लड़ाकू विमानों की कर दी गई है तैनाती। क्रीमिया ब्रिज को तबाह करने की कोशिशों को इसके जरिए नाकाम किया गया है। रूसी विमानों ने यूक्रेन के UAV को हवा में ही मार गिराया। ब्लैक सी फ्लीट के निशाने पर यूक्रेन के ड्रोन और बोट्स मौजूद हैं। हमास पर IDF का बड़ा आरोप सामने आया है। राहत ट्रकों को रोकने का आरोप लगाया गया है। उत्तरी गाजा में राहत पहुंचाने से रोकने का आरोप IDF लगा रही है हमास पर। IDF की ओर से जारी की गई हैं तस्वीरें और कहा यह गया है कि हमास के लड़ाके मदद को रोक रहे हैं। गाजा पर इजरायली हमले का आज 52वां दिन है। इजरायली हमले में गाजा के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। गाजा के लोग भारी संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कतर की मध्यस्थता के बाद इजरायल और हमास के बीच बंधकों की अदला बदली और गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सीज फायर किया गया। सीज फायर के दौरान हमास ने इजरायल के 58 बंधकों को रिहा किया, जबकि इजरायल की तरफ से 117 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जा चुका है। बाकी बंधकों को छुड़ाने को लेकर चर्चा जारी है। इजरायली सेना ने हमास पर बड़े आरोप लगाए। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने एक तस्वीर जारी करते हुए दावा किया कि हमास के लड़ाके राहत सामग्री के ट्रकों को गाजा के लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे। IDF के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राहत ट्रकों को उत्तर गाजा नहीं जाने दे रहा हमास। चेक पॉइंट बनाकर ट्रकों को हमास की तरफ से रोका जा रहा है। IDF की ओर से जारी तस्वीर में ट्रकों की कतार भी दिखाई गई। गाजा के लोग हमास की प्राथमिकता में नहीं है। इजरायली सेना उत्तरी गाजा के करीब 80% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। यही वजह है कि हमास राहत सामग्री को नॉर्थ में जाने से रोक रहा है और दक्षिण गाजा में ट्रकों को भेज रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर। सीज फायर के तीसरे दिन 39 बंधकों को रिहा किया गया। इजरायल ने 39 फिलिस्तीनी बच्चों को छोड़ा है जो कैदी हैं। वेस्ट बैंक में सभी बच्चों का भव्य स्वागत हुआ। बच्चों से मिलकर कैसे भावुक हो गए परिवार वाले, तस्वीरें भी सामने आई। इजरायल और हमास की तरफ से बंधकों को छोड़ने का सिलसिला जारी है। सीजफायर के तीसरे दिन भी दोनों तरफ से बंधकों को छोड़ा गया। सीजफायर के तीसरे दिन इजरायल की जेल में बंद 39 फिलिस्तीनी बच्चों को रिहा किया। इजरायली सेना ने सभी 39 बच्चों को वेस्ट बैंक के रामल्ला इलाके में छोड़ा। बंधकों को रिहा करने के बाद मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उसके बाद उन्हें परिवार के लोगों से मिलवाया गया। बच्चों से मिलने के बाद परिवार वाले भावुक हो गए। बच्चों के पहुँचने के बाद रामल्ला में जश्न मनाया गया। रिहाई की खबर के बाद वेस्ट बैंक के रामल्ला में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। सभी की गाड़ियों पर फिलिस्तीन के झंडे लगे हुए थे। रामल्ला से एक तस्वीर सामने आई जिसमें इजरायल की कैद से छूटने के बाद एक लड़का अपनी मां से लिपट कर रोने लगा। वहां मौजूद लोग नारे लगा रहे थे। वो लड़का बंधक हमास के झंडे से लिपटे हुए थे। उनके सिर पर हरे रंग का पट्टा बना हुआ था। ये सारे बच्चे काफी दिनों से इजरायल के जेलों में बंद थे। इजरायल की सेना ने सभी बच्चों को यरूशलेम के पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। ऐसे और भी गाजा के बच्चे हैं
जो इजराइल की जेल में बंद हैं, जिनकी रिहाई की मांग हमास कर रहा है। और इस बीच इजराइल से सामने आया वो बयान जिसने सबको चौंका कर रख दिया। इजराइल ने नहीं किया है युद्ध विराम। इजरायली मंत्री का बहुत बड़ा बयान, सिर्फ मानवीय मदद के लिए रोकी गई है जंग, ये कहा है इजराइल के मंत्री ने। 52 दिन में गाजा तहस नहस हो चुका है। मकान, दुकान, संस्थान, अस्पताल सब खंडर बन चुके हैं। हर तरफ तबाही के निशान हैं। गाजा में जगह जगह मलबे का ढेर नजर आ रहा है। चीख पुकार, भुखमरी और बढ़ती बीमारियां कलेजा बैठाने वाली हैं। इस बीच इसराइल के मंत्री अमिचाई शेखली ने एक बार फिर खुली धमकी देकर गाजा में सर्वनाश के संकेत दिए और कहा, गाजा में कोई युद्ध विराम नहीं हुआ, सिर्फ मानवीय मदद के लिए युद्ध रोका गया। हमास जैसे क्रूर और खूंखार आतंकी संगठन के साथ युद्ध विराम संभव नहीं। कहा, इजराइल नहीं, पूरी मानवता के लिए हमास का खात्मा करेंगे। मानवीय मदद के लिए रुकी जंग को युद्ध विराम कहना गलत होगा। इजराइल के मंत्री अमिचाई के मुताबिक रेड क्रॉस एक न्यूट्रल संस्था है जो इस दौरान काम कर रही है। रेड क्रॉस का अभियान खत्म होने के बाद एक बार फिर भीषण युद्ध शुरू होगा और इस बार हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास के सभी कमांडर्स को इजरायली फोर्स चुन चुन कर मारेगी। गाजा के अलावा आईडीएफ अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारियों में है। सीरिया और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप पर भी सीरियल एयर स्ट्राइक होंगी। और देखिए लाल सागर से एक और बड़ी खबर। लाल सागर में इजराइल के एक और मालवाहक जहाज पर कब्जा किया गया। हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज पर कब्जा किया। अभी तक इजराइल की 3 कार्गो शिप पर कब्जा किया गया है। गाजा में युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना वेस्ट बैंक में लगातार हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने हमास के कई कमांड पोस्ट पर भीषण बमबारी की। इजरायली सेना की कार्रवाई के बीच हूती ने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक और इजरायली जहाज को अगवा किया। हूती विद्रोही लाल सागर में इजराइल के जहाजों को नष्ट करने की बजाय उन्हें हाईजैक कर रहे हैं। इस बार हूती विद्रोहियों ने इजरायली कारोबारी के जहाज को हाईजैक किया। एक हफ्ते में हूती ने इजराइल के 3 जहाजों को टारगेट किया है। अगवा जहाज इजराइल के सबसे अमीर कारोबारी एयाल ओफर की कंपनी ज़ोडिएक मैरीटाइम का जहाज है। ज़ोडिएक मैरीटाइम दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय जहाज ऑपरेटरों में से एक है। ज़ोडिएक मैरीटाइम कंपनी 128 जहाजों के बेड़े का प्रबंधन करती है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने 19 नवंबर को लाल सागर में तुर्की से भारत आ रहे गैलेक्सी लीडर जहाज को अगवा किया, जिस पर चालक दल समेत 25 लोग सवार थे। विद्रोहियों ने सबको अगवा कर लिया। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने 25 नवंबर को इजरायली मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला किया। अमेरिका ने दावा किया कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। और इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में बड़ा प्लान अंजाम दिया जा रहा है। 700 ईरान समर्थित लड़ाके एक जगह पर जुटे हैं। गोलान हाइट के पास इन लड़ाकों ने डाल दिया है डेरा। दमिश्क एयरपोर्ट पर हमला कर इजरायल ने साफ संकेत दे दिया है कि जो उसके जमीन पर हमला करेगा उसका अंजाम हमास के जैसा होगा। लेकिन उधर इजरायल के विरोधी देश भी एकजुट हो रहे हैं, इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। गोलान हाइट्स को इजरायली कब्जे से छुड़ाने की तैयारी में है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी SOHR के मुताबिक गोलान हाइट्स पर बड़े ऑपरेशन हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर ईरान समर्थित 700 लड़ाके जुटे हैं, जिसमें इराक, सीरिया और फिलिस्तीन के फाइटर शामिल हैं। हिजबुल्लाह के भी कुछ फाइटर शामिल बताए जा रहे हैं। ये लड़ाके ड्रोन और रॉकेट अटैक में माहिर हैं। लिहाजा इजराइल पर इस फ्रंट में किसी बहुत बड़े हमले की आशंका और बढ़ गई है। यानी इजरायल का संकट अभी टला नहीं है। गोलान हाइट्स के ठीक बगल के क्षेत्र और पश्चिमी डेरा ग्रामीण इलाकों के कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में तैयारी चल रही है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का बड़ा बयान। युद्ध विराम की अवधि बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं। युद्ध विराम की अवधि हमास पर निर्भर है। जैक सुलिवन की तरफ से यह बयान दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार से शुरू हुए 4 दिनों के अल्प विराम को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कहा कि ये निर्णय हमास पर निर्भर है। सुलिवन ने मीट द प्रेस से एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इजराइल ने बंधकों को छोड़े जाने के लिए युद्ध विराम को 1 और दिन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि हमास इस तरह के विस्तार के लिए सहमत होगा या नहीं। क्या वो और 10 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है? इसके बदले इजराइल ने 50 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने का प्रस्ताव रखा है।
अब गेंद हमास के पाले में है। इस बीच विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मिस्र विदेश मंत्री समय शौरी से फोन पर संघर्ष विराम को लेकर आ रही बाधा को लेकर चर्चा की, जिसमें शौकरी ने 15 नवंबर को जारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करते हुए संघर्ष विराम की आवश्यकता पर जोर दिया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी इस मामले पर नजर बनाए हैं। उन्हें उम्मीद है कि हमास और अमेरिकी बंदियों को रिहा करेगा। उन्होंने कहा कि वो कतर के अमीर, मिस्र के राष्ट्रपति सिसी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ लगातार संपर्क में हैं। और इस बीच इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। सीधे दमिश्क के एयरपोर्ट को बनाया गया निशाना और यहां पर हवाई हमला किया गया। इजरायली वायुसेना ने दमिश्क के एयरपोर्ट पर दागी हैं ताबड़तोड़ मिसाइलें। हमले के बाद दमिश्क के एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हमास के साथ साथ हूती, हिजबुल्लाह और सीरिया के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को हवाई हमला कर दहला दिया। इजरायली सेना ने दमिश्क एयरपोर्ट पर भीषण हवाई हमला किया। इजराइल ने बारूदी बौछार कर दमिश्क एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया। 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले के बाद से आईडीएफ ने सीरिया के दमिश्क और अलेपो एयरपोर्ट पर कई बार मिसाइल हमला किया। गोलान हाइट्स पर सीरिया के रॉकेट हमले के बाद इजरायली सेना ने पश्चिम सीरिया के कई इलाकों पर भी भीषण हमला कर तबाही मचाई। जिस दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल ने हमला किया, उस पर कुछ दिन पहले अमेरिका ने हमला किया था। हमले के बाद दमिश्क एयरपोर्ट पर कुछ दिन पहले ही संचालन शुरू किया गया था, जिससे फिर इजराइल ने मिसाइल हमला कर तबाह कर दिया। वॉर को मॉनिटर करने वाली ब्रिटिश एजेंसी सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने पिछले 1 महीने में सीरिया के कई इलाकों में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और सीरिया को भारी नुकसान पहुंचाया है।